बच्चावाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर प्रोजेक्शन आपको समझा दिया था। एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे। मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो आज हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखते हैं। पहले जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो फॉर्मूले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और भी अलग क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो चलो मान लो सबसे पहले तो इक्वेशन पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले होते थे। ठीक है, तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो फॉर्मूले याद होंगे आपको कि भाई पहले टी का मतलब क्या होता था, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के लिए क्या टाइम लगता था सर, यू साइन थीटा अपॉन क्या होता था, जी होता था। उसके बाद मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, मतलब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसे टाइम ऑफ एसेंट भी कहते थे। टाइम ऑफ एसेंट का दुगना करोगे एक्चुअल में, जितना मतलब ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल गया उतना ही नीचे की तरफ भी जाता है उतने ही टाइम में, तो इसीलिए टाइम क्या हो जाता है 2t हो जाता है। तो जितना ऊपर की तरफ गया वो टाइम इसके बराबर होता है, तो नीचे की तरफ जाएगा 2t होएगा। तो फिर t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती थी ये। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज लिखनी हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती थी u स्क्वायर साइन मान लो 2 थीटा अपॉन क्या होता था j, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज है ना। मैक्सिमम हाइट क्या हो गया h की वैल्यू क्या होती थी, h होता था सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता था 2g होता था। ये आपके फॉर्मूले है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होता है वो एक्चुअल में उसका एक और फॉर्मूला होता है। हम उस टर्म में भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा कि भाई वो फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। एक तो हमने इक्वेशंस में ड्राइव किया था, एक और फॉर्मूला मैं ड्राइव करके बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया, मान लो y इज इक्वल टू आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती थी, तो याद हो तो x tan थीटा इज माइनस क्या होता था gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता था थीटा होता था। तो सर ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है याद करने के लिए, तो चलो इसको क्या बनाते हैं आसान बनाते हैं, फिर उसको याद करना है, फिर आप क्या है इजीली आपका आंसर क्या मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो इसको याद रखो, आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं जिससे क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के। ठीक है, तो वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको यहां से मान लो देखते हैं कि भाई क्या समझ आता है, मान लो देखने पर है ना, क्या समझ आता है देखने पर, gx स्क्वायर अपॉन 2u sin cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो एक्चुअल में क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इसका एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ये कैसे ड्राइव करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो कि भाई g ऊपर डिवाइड हो रहा है, g को इसके नीचे भी तो लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक मान लो बात यहां से समझाना चाहता हूं, वो देखना ध्यान से। मैंने g को क्या कर लिया, g को ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये 2u स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो गया थीटा अपॉन क्या हो गया g हो गया। अब ध्यान से इक्वेशन को देखो, अगर आप ध्यान से इक्वेशन को देखोगे तो एक्चुअल में ये तो कोई फॉर्मूला ही बन रहा है। ध्यान से देखो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट में तो सर u1 होता है, यहाँ u स्क्वायर का स्क्वायर है, इसमें u स्क्वायर है, देखो इसमें u स्क्वायर है, इसमें u स्क्वायर है, इसमें u स्क्वायर है, सही है। उसमें cos स्क्वायर थीटा है, इसमें sin स्क्वायर थीटा होता है, बट नीचे तो सर 2g होता है, तो 2g तो है नहीं, मतलब है तो g, तो इसका मतलब सबसे सूटेबल क्या बन रहा है, मान लो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि 2g चाहिए, नीचे g है, तो g सर इसके है, तो यहाँ पे क्या है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ तो u स्क्वायर sin 2 थीटा के क्या है बराबर है। तो क्यों ना cos स्क्वायर थीटा को हम इसमें कन्वर्ट कर ले, sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर ले, तो sin 2 थीटा में है ना। आप मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले को इन फॉर्मूले के टर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे सूटेबल जो मेरे को लगा कि भाई जिसमें मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता हूँ वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई h के टर्म में भी मैं कन्वर्ट कर सकता था, नीचे 2g भी चाहिए, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा भी चाहिए, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे sin 2 थीटा के मतलब क्या होता है, तो sin 2 थीटा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, देखो ध्यान से क्या होता है 2 cos थीटा sin थीटा होता है, तो इसको आसान है कन्वर्ट करना। देखो sin 2 थीटा को हम
ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मेरे पास cos थीटा है तो एक sin थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और डिवाइड करूंगा, मेरे साथ क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला 2 भी मेरे पास है, देखो एक्स्ट्रा 2 भी मेरे पास है, तो 2 भी इधर है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल रेंज की टर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, फिर आपको फॉर्मूला याद करना क्या होगा, आसान होगा। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे। तो सर देखते हैं, यहां से x tan थीटा हो गया, उसके बाद सर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, देखो u इंटू 2 है ना, इंटू 2 cos थीटा, cos थीटा चाहिए हमें, देखो cos थीटा चाहिए, मतलब sin 2 थीटा बनाने के लिए cos थीटा चाहिए, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है cos थीटा, मतलब cos थीटा इंटू cos थीटा भी लिखा जा सकता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई नीचे क्या चाहिए, sin 2 थीटा बनाना है, साथ में sin थीटा भी चाहिए, तो क्यों ना हम sin थीटा से मल्टीप्लाई और sin थीटा से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर है सर। इसमें एक स्टेप करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सॉल्व। तो आप इसको रीअरेंज करो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो 2 cos थीटा sin थीटा, मान लो इसको आगे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लो 2 इंटू क्या होएगा sin थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं ना, इसको इसके साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे लिख देते हैं sin थीटा अपॉन क्या हो गया, cos थीटा हो गया। अब देखो कि भाई आपको मान लो समझ आ रहा होगा, इसके नीचे g भी है, तो इसके नीचे क्या हो गया, g भी, तो देखो यहां से y इज इक्वल टू क्या बना, x tan थीटा बना माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो सर sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा ही तो बना रहे थे, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया u स्क्वायर इंटू क्या हो गया, sin 2 थीटा हो गया, अपॉन कितना आ गया, g आ गया। तो सर मेरे को पता है कि भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो इसका मतलब इधर कितना आ गया, tan थीटा आ गया। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को समझो, देखो यहां से आपको क्या आ रहा, फील आ रहा होगा, x tan थीटा इज माइनस क्या हो गया, देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया, तो इसका मतलब ऊपर क्या बना, x स्क्वायर tan थीटा अपॉन क्या बन गया, r। अब देखो x tan थीटा इसमें भी है, x tan थीटा इसमें भी है, तो फिर y इज इक्वल टू x tan थीटा हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या बचा, 1 बच गया, माइनस इसमें से एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, है ना, tan थीटा तो बाहर चला गया, नीचे क्या बचा, r बचा। तो ये एक और फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मतलब बहुत ज्यादा मान लो क्या है, मतलब क्या कह सकते हो, सूटेबल फॉर्मूला है कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो ये लगाओगे डायरेक्टली क्वेश्चन आप क्या है, कुछ मान लो क्या सेकंड्स में ही आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो फिर इसका मतलब आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाला फॉर्मूला, एक वो वाला फॉर्मूला क्या रखना है याद। मान लो बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ही याद रख लो, इसको छोड़ दो, इसको याद रखो, यहां से हम सभी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अप्लाई कहां पर करनी है, जहां पर पॉइंट, किसी पॉइंट की बात होगी, जहां पर x और y की क्या होगी, बात होगी, मतलब कोऑर्डिनेट की बात होगी, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात होगी, तो भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो इस फॉर्मूले को भी इधर लिख लो, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या बना, x tan थीटा 1 माइनस क्या बना, x अपॉन क्या बना, r बना, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला है। तो चलो इस मान लो क्या फॉर्मूले के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन क्या होंगे, एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाना और खुद कोशिश करते जाना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला कब लगाना है, कब नहीं लगाना, तो लो मैं अभी आपको समझाता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर आपके बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि कब आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना है और कब आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज नहीं करना। तो पहले तो क्वेश्चन लिखो, फिर बात समझ आएगी कि भाई कब, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट on the ground at a distance 15 meter from foot of vertical wall, a ball is thrown with an angle of 45 degree with the horizontal, it clear the just top of wall and strike the ground and strikes the ground
at a distance of 5 meter on the other side. Find height of wall. ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करो, पहले देखो कि भाई क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं समझ आता। ठीक है, तो फिर इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कि भाई सबसे पहले कि भाई कैसे हमें समझ आता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगानी है या नहीं लगानी। तो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, है ना, मतलब 15 मीटर ग्राउंड पे एक डिस्टेंस पे, मान लो फ्रॉम द फुट ऑफ क्या होगा, वर्टिकल वॉल। मान लो एक वर्टिकल वॉल है, तो मान लो एक यहाँ पे वर्टिकल वॉल बना ली। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब एक दीवार है, एक सीधी दीवार है, कहता उससे, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ क्या होगा, वॉल होगा। अब 15 मीटर आप इधर भी बना सकते हो, 15 मीटर इधर भी बना सकते हो। मैं 15 मीटर क्या बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं। कहता है इससे मतलब इसके फुट से 15 मीटर दूर, है ना, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है ना, ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल वॉल, ना, वर्टिकल वॉल हो गया। ए बॉल इज थ्रोन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट क्लियर द जस्ट टॉप ऑफ ए क्या होगा, वॉल होगा। कहता है ये जो मान लो 15 मीटर पर पॉइंट है, वहां से आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल क्या किया, थ्रो किया। तो यहां से आपने क्या किया, मतलब 15 मीटर जो डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां से प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया। तो सर हमें थोड़ा पता है कि वे वॉल कहां पर है, मतलब सेंटर में है, आगे है, पीछे है, ये बात तो हमें पता नहीं। तो आगे आपको आगे पता चलेगा कि ये वॉल कहां पर है, सेंटर में है या आगे है या पीछे है, आगे बढ़ के देखो। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहां से बॉल को कितने डिग्री पर फेंका गया। मान लो यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो नहीं दी, 45 डिग्री पर बॉल को क्या है, फेंका गया, ये तो क्लियर है। ठीक है, एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ ए क्या होगा, मान लो अदर साइड। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब आपने बॉल को फेंका तो वो कहता है कि भाई जो दूसरी साइड पर है, मान लो बॉल कितने दूर जाके गिरी, मान लो 5 मीटर जाके गिरी। तो फिर आपको समझ आ ही रहा होगा कि भाई सर जब मान लो डायग्राम बनाते हो तो ये वाला, तो ये अगर मान लो सेंटर में होते, है ना, ये सेंटर में होते, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई जिधर इधर जितना डिस्टेंस होता है, इधर अगर x होगा, इधर भी क्या होगा, x होगा, है ना। हमेशा मान लो मैक्सिमम हाइट के एक तरफ जितना टाइम लगता है उतना ही दूसरी तरफ टाइम लगता है। तो दूसरा इस मान लो मैक्सिमम हाइट के एक तरफ जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर होता है, उतना ही सेम टू सेम डिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में भी क्या होता है, कवर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटर में दीवार होती तो इधर वाला तो इधर वाला डिस्टेंस बराबर होना था। अब आप फील कर सकते हो कि भाई उसने बोला कि भाई 15 मीटर दूर से आपने फेंका है, और जब वो आंदे दूसरी साइड पर वो कितने मीटर दूर गिरा, जाके 5 मीटर क्या गिरा, दूर गिरा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ रहा है कि भाई प्रोजेक्टाइल पहले अपना मोशन कर गया होगा, तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तब ये मान लो दीवार के जस्ट क्या है, टॉप को क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा। तो ये इसकी डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ आ गई, अब उसके बाद तो क्वेश्चन को ही क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मान लो डाटा लिखो कि क्या दिया। देखो ये आपको 15 मीटर दिया है, यहां से मान लो O पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, मान लो B कह देते हैं। O से B का डिस्टेंस कितना दिया है, 15 मीटर। उसके बाद आपने हाइट ऑफ मान लो वॉल दी है, सर हाइट ऑफ वॉल नहीं दी, मान लो ये दी है, ये वाली वैल्यू हमें नहीं दी। मान लो हाइट ऑफ वॉल कितनी है, वो ही शायद निकालने को बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ क्या होगा, वॉल होगा। तो सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो ये क्लियर हो गया कि भाई जो वॉल होगी वो मान लो क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, मान लो जो मैक्सिमम हाइट होगी उससे थोड़ी आगे होगी। क्यों होगी, क्योंकि इधर 15 मीटर है, इधर 5 मीटर है, तो इसका मतलब वॉल तो इधर होगी। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां से मेरे को समझ कैसे आया कि इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करनी है। देखो ध्यान से, आपको क्या पता है, आपको ये पता है, देखो एक्स से, है ना, ओरिजिन से एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, इस मान लो इस वॉल का डिस्टेंस कितना है, 15। तो सर इसका मान लो अगर हम क्या मान लें, y मान लें, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। तो सर जब भी इस प्लेन में कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 15 मीटर, और y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है, y पर है। तो y है, बट x की वैल्यू आपको कितनी दी है, 15 दी है। तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी कोऑर्डिनेट की टर्म में आपको क्या दी हो, वैल्यू दी हो, कोऑर्डिनेट की टर्म में मान लो x और y की टर्म में वैल्यू दी हो, सबसे ज्यादा मतलब सबसे सूटेबल क्या है, उस समय इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाना सबसे क्या है, सूटेबल है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो सर मेरे को समझ आ गया, देखो मेरे को x की वैल्यू दे दी, इस पॉइंट की x की वैल्यू दे दी, तो मेरे को पता है ये पॉइंट निकल गया। तो ये पॉइंट एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई y डायरेक्शन में इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो y डायरेक्शन में इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में ये पॉइंट कहां पर है, मान लो बिल्डिंग जो मान लो आपका क्या बोला उन्होंने, वॉल बोला है, वॉल के टॉप पर ही तो है, तो इसका मतलब टॉप की पूरी वॉल की हाइट निकल जाएगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू मैंने क्या करनी है, निकालनी है। तो y ही एक्चुअल में क्या है, वॉल की हाइट है, दीवार की हाइट है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बने। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को x वैल्यू दी है, y मेरे को निकालना है, मेरे को साथ में क्या दिया है, एंगल दिया है। तो याद रखना है कि जब भी कभी इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी लगानी है आपको दो वैल्यू दी होनी जरूरी है, या तो x y दिया होना जरूरी है, तो वहां से आप एंगल निकाल सकते हो। देखो इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी में क्या है, y है, x है और थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो चलो हम निकाल ही सकते हैं। एक्चुअल में इन दोनों में से थीटा, x और y, इन दोनों में से दो वैल्यू गिवन होना क्या है, जरूरी है। साथ में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है सर, y देखो x मेरे को गिवन है, y मेरे को पता नहीं, तो मेरे को क्या गिवन है, और गिवन है थीटा, थीटा मेरे को गिवन है। तो इसका मतलब इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी मैं यूज कर सकता हूं। तो लगाओ यहाँ पे इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी, y आपने निकालना है, x की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, x की वैल्यू कितनी गिवन है सर 15, tan थीटा, थीटा कितना है सर 45 डिग्री दिया, देखो ध्यान से 45 डिग्री। उसके बाद 1 माइनस x की वैल्यू फिर से कितनी होगी 15 अपॉन क्या हो गया r, r का मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मेरे को यहाँ से कोई u की वैल्यू तो दी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये थीटा तो मेरे को पता है, g मेरे को पता है, u तो मेरे को गिवन नहीं है। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो गई। तो फिर कैसे निकाले हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ से आप दिमाग नहीं लगा सकते, थोड़ा सा ध्यान से देखो। उसने क्या दिया क्वेश्चन में, उसने दिया कि भाई इस तरफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। तो सिंपल सी बात है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है जहां से हमने क्या किया, किसी चीज को प्रोजेक्ट किया, वो मान लो वहां से मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर पाया, उसे ही हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो अगर ये 15 मीटर हुआ, ये 5 मीटर हुआ, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी 20 मीटर। तो ये भी दिमाग में रखना है। अगर मान लो u की टर्म में दिया है तो फिर तो फॉर्मूला लगेगा, अब u तो दिया नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से निकल नहीं सकती। तो इसका मतलब फिर ध्यान रखना है कि आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 5 है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है सर, 15 और 5 20 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 20। अब आपको समझ आ गया होगा, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया। y की वैल्यू निकालनी है, 15 हो गया, tan 45 1 होता है, 1 माइनस इसे 3/4 भी कह सकते हो, 3/4 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू क्या होगा 15 एकम 15 ही हो गया। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, 4 हो गया ना, 4 में से 3 गया 1, तो इसका मतलब 1 बटा क्या बचा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। तो y 15/4 मतलब 4 3 12 हो गया, है ना, 4 3 12 कितने बचे 30 हो गया। तो कितना हो गया, पॉइंट लग गया ना, हाँ पॉइंट लग गया, 7 5 हो गया। तो 7 हो गए 28 है ना, 28 और 2 बचे और 20 हो गया। तो ये आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपको मान लो एंगल गिवन हो या x और y में से एक गिवन हो, इन तीनों में से दो वैल्यू गिवन हो, तो इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी आप यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखना है एक्स वाई के क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होती है, मतलब ज्यादातर लगभग 90% क्वेश्चन में क्या होती है, मान लो इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी से वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ये बात आपने दिमाग में रखनी है, क्लियर रखनी है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी कहां पर यूज करनी है, जब भी एक्स और वाई की टर्म में क्या होगी, बात होगी, तब हम इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और समझ आएगा कि भाई कैसे इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी क्या करनी है, यूज करनी है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखो जल्दी जल्दी। बॉडी boy, sorry, a boy stand at 78.4 meter from a building and thrown a ball which just clear the top of a building, thrown ball which just enter the top of building में दिया, मतलब enter the window of the building which is 39.2 मीटर हाई, ठीक है। 39.2 मीटर हाई, कैलकुलेट हाई फ्रॉम ग्राउंड,
फ्रॉम ग्राउंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और मान लो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन एज शोन इन फिगर, क्योंकि इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि भाई फिगर भी दिया है, इसके साथ आपको क्या दिया है, फिगर भी दी है। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लो, फिर आपको बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो मान लो ये ग्राउंड होगी, ग्राउंड पर ऐसे क्या है कि भाई एक बॉल थ्रो की गई ऐसे, मान लो यहाँ पर आपकी क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की आपको क्या दी गई, ठीक है, मान लो इधर आपको क्या दी गई, मान लो एक बारी दी गई। ठीक है, तो मैं बारी दी गई, तो मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सॉरी, मान लो ये बिल्डिंग की मान लो आपको क्या दी है, बारी दी है, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और ऐसे क्या किया, ट्रैवल किया। ठीक है, हाँ ठीक है, मान लो ये, तो यहाँ से एंगल, चलो एंगल कितना दिया आपको, दिया कोई एंगल नहीं, थ्रोन विद मान लो क्या स्टैंड बिल्डिंग थ्रोन है बॉल विच इज जस्ट ना। ठीक है, मान लो ये आपको दिया है और ये आपको दिया है 78.4 मीटर दिया है और ये आपको दिया है 2 मीटर दिया है। शोनिफिकल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या होगा, बॉल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको क्या करो, रीड करो, फिर आपको बातें क्लियर होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करो, फिर बात समझ आएगी। पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन थे, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। तो क्यों गिवन है, या इसका भी एक रीजन है कि डायग्राम क्यों गिवन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, कहता है बॉय स्टैंड्स एट ए 78.4 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 78.4 मीटर पर वो खड़ा है। तो सर आप इधर ही ले रहे हो, इधर भी ले सकते हो। तो एक्चुअल में हम प्रोजेक्टाइल का मोशन किधर से स्टडी कर रहे हैं, इधर से स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मैं किधर से ले रहा हूं, हमेशा इधर से ले रहा हूं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप इधर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इधर से डिस्टेंस लूंगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्टाइल जो सीखा है मैंने इधर से सीखा। ठीक है, तो इसीलिए इधर से ले रहे हैं। मान लो क्या है, विच इज एंटर द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग विच इज 39.2 मीटर हाई फ्रॉम में क्या होगा, ग्राउंड होगा। वो कहता है कि जब प्रोजेक्टाइल यहां से मान लो कुछ वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया, थीटा एंगल के साथ थ्रो किया गया, वो क्या कहता है कि भाई उसकी विंडो, मान लो बिल्डिंग की एक विंडो है जिसकी जो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, मान लो 39.2 मीटर ऊंचाई पर है, उसको क्या कर जाता है, क्लियर कर जाता है। तो उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या होगा, बॉल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u की वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें, अब ध्यान से देखो कि भाई आपको फिर से x और y की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल सी बात है सर x और y, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y होंगे। x का मतलब इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, y हो गया। तो इसका मतलब अगर px और y की वैल्यू गिवन है, तो मेरे को पता है कि अगर x और y गिवन है, x और y गिवन है, तो फिर tan थीटा, थीटा निकल सकता है, बट उसके लिए मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज होनी भी जरूरी है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कहां से लगाएं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, तो पहले तो आपको पता था कि इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस दोनों दिए थे, तो इसीलिए हमें समझ आया था कि एक्चुअल में ये मान लो पीछे आपको जो बिल्डिंग दी थी वो इधर बनी थी, एक्चुअल में उसने डायग्राम इसीलिए दिया है। अब आपको ये नहीं पता कि भाई इधर डिस्टेंस कितना है और यहां से आपने ये फील करना है कि इधर कितना डिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई ये क्या बन रहा है, एक्चुअल में जो मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो विंडो है ना, ये विंडो है, बिल्डिंग की जो विंडो है, विंडो में से मान लो ये एक्चुअल में मैक्सिमम हाइट है ना, प्रोजेक्टाइल यहां पर मैक्सिमम हाइट क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट के बाद यहां से फिर से उसका मोशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, विंडो का इधर का डिस्टेंस अगर 78 होगा, अभी आपने बताया कि जब भी मान लो प्रोजेक्टाइल जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर जितना टाइम लगता है पहला टाइम, और जब वह वापस आता है दोनों टाइम सेम होते हैं। तो मान लो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और इधर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होता है, बराबर ही होता है। ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को डायग्राम इसीलिए दिया था कि मेरे को ये समझ आ जाए कि भाई ये एक्चुअल में क्या दिया है, विंडो जो दी है वो मैक्सिमम हाइट दी है। देखो ये मैक्सिमम हाइट ही तो है, अगर मैक्सिमम है तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में दोनों डिस्टेंस दिए थे, तो सर मेरे को क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, इन दोनों का सम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इन दोनों का सम मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 78.4 है ना, इसका दुगना करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम करके लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मैंने इधर ऐसा लिख लिया ना, 78 + 78 क्या होता है, 78.4 + 78.4। तो मान लो इसमें से 78.4 कॉमन निकालो, 1 + 1 2 × 78.4 भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने ऐसे लिख लिया। क्यों ऐसे लिखा, ऐसे लिखना थोड़ा आसान है। अब देखो, अब r निकल गया, x और y गिवन है, तो थीटा निकालते हैं ना यहां से, तो सर निकल जाएगा। y की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है, तो इसका मतलब 39.4 जिसमें भर रहा हूं मैं, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख देता हूं इधर, y =
टू एक्स टेन थीटा, इधर क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 39.2, एक्स की वैल्यू एक्स मतलब ये, इसका मतलब 78.4 दिया है। tan थीटा, थीटा तो निकालना है, tan थीटा हो गया 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 78.4 ये, और वाई आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 78.4। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा था। देखो 78 से 78 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 39.2 ये उधर जाके डिवाइड हो गया 78.4 हो गया, इधर क्या हो गया tan थीटा हो गया, अंदर देखो क्या बचा, जब ये कटा अंदर क्या बचा 1/2। तो सर एक में से आधा जाए तो क्या बचता है, आधा ही बचता है, तो इसका मतलब इधर कितना बच गया 1/2 बच गया। तो ध्यान से देखो इसका दुगना किया है, यही है, इसका मतलब 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बच गया 1/2 बच गया। तो सिंपल सी बात है सर, मतलब 2 से 2 कटा, तो इसका मतलब tan थीटा क्या बचा, tan थीटा मतलब इधर भी 1 रह गया इधर भी 1, तो सिंपल सी बात है सर tan थीटा 1, तो tan थीटा 1 कब होता है, जब tan कितना होता है 45 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब थीटा तो आपका निकल गया कितना 45 डिग्री, तो मेरे को थीटा ही पूछा था, मेरे को थीटा नहीं पूछा, ध्यान से देखो उसने पूछा कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब उसने एक्चुअल में u की वैल्यू पूछी है, थीटा निकल गया। अब u तो निकाल ही सकते हैं, u निकालने का कौन सा बड़ी बात है, चलो u निकालते हैं। तो सर u कैसे निकालें, देखो आपको r की वैल्यू भी तो गिवन है, r कितना पता है 2 इंटू 78.4, तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम u की क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब u की वैल्यू निकालते हैं कि भाई u की वैल्यू क्या होगी, अब वो निकाल देते हैं। तो सर मेरे को पता है r कितने है ना, r की वैल्यू क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना आ गया g आ गया। तो सर r की वैल्यू क्या है ये है, इसका मतलब 2 इंटू 78.4 हो गया इज इक्वल टू u की वैल्यू हमने निकालनी है साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना दिया सर 45 डिग्री निकला है, तो साइन 45 डिग्री हो गया अपॉन जी गिवन है, तो सर नहीं गिवन, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर गिवन है मतलब 9 पॉइंट नहीं लिख लो, g इज इक्वल टू कितना 10 है। ठीक है, क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, 78.4 हो गया, तो सर 10 भी उधर मल्टीप्लाई हो गया ना, ये 10 भी डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 45 कितना हो गया साइन 90, तो सर साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, ये 1 हो गया, ये उधर चला गया, u स्क्वायर बचा, तो मेरे को पता है सर u इज इक्वल टू क्या होएगा अंडर रूट 2 इंटू 78.4 इंटू 10, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू देखो इसको मल्टीप्लाई करो 78.4 मतलब 78 का दुगना कितना होता है, 78 का दुगना सर 156 और 8 हो गया है ना, 156 पॉइंट कितना हो गया 8 इंटू 10 करेंगे तो सर कितना हो गया, मतलब पॉइंट से ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब 1568 हो गया, तो इसका मतलब 1568 हो गया अंडर रूट। तो सिंपल सी बात है सर ये अंडर रूट किसका होगा, तो आपको पता है इसके आसपास वाला देखो, बाकी अप्रोक्सीमेशन करो, इसके पास कौन होता है सर 1600 होता है, 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है ना, 40 इंटू 40 करोगे तो कितना होता है सर 1600 ही तो होता है, तो इसका मतलब 1600 के ये पास ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर लगभग आंसर कितना आएगा 40 तो नहीं आएगा, 40 से थोड़ा छोटा आएगा, 39 पॉइंट का लिख दो 9, ये आपकी क्या होगी मीटर पर सेकंड, मान लो अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट क्या हो गया आंसर, इनिशियल वेलोसिटी की क्या होगी वैल्यू, ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को पहचानना है और कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है डील करना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो लिखो अगला क्वेश्चन, फिर उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर उसको समझते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, तो लिखो तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है जेट ऑफ वाटर, मतलब जेट ऑफ वाटर मतलब एक वाटर को जनरेट करने वाला कोई चीज है, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट ए पॉइंट व्हिच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 मीटर एंड x इज इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। तो इसका मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक डिस्टेंस इसके लिए, एक डिस्टेंस इसके लिए। तो सिंपल सी बात है, पहला लिखते हैं, पहला मतलब पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई मान लो इधर बना देते हैं ना, मान लो वॉल है, वॉल से x की वैल्यू, x मतलब x एक्सिस में डिस्टेंस कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया है, तो 1/2 मीटर पे एक मान लो जेट है, जेट मतलब कोई मान लो टैप है पानी को गिराने वाली, तो यहां से ये पानी गिरा रहा है, मान लो ऐसे ऐसे पानी गिरा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो आपको दिया है, हॉरिजॉन्टल के एंगल दिया है, हाँ 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो ठीक है, मान लो ये वॉल है, वॉल से जो जेट है वाटर जेट है, वाटर जेट क्या कर रहा है, मान लो पानी जनरेट कर रहा है, तो जो पानी जनरेट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट ही बोला उन्होंने ना, ए बीच, हाँ सिचुएटेड एट ए क्या होएगा, 1/2 क्या होएगा, मीटर होएगा, इतने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जब है ना इतने और इतने, पहले इसके लिए निकालते हैं फिर इसके लिए निकालेंगे, फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, वॉल से इतनी दूरी पर है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो इसका मतलब v नॉट की वैल्यू दी है, तो सर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब हमें हमारी भाषा में क्या दिया है, u दी है, तो यहाँ पे v नॉट लिखा तो हम u भी लिख सकते हैं, u की वैल्यू √10 गिवन है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द वाटर जेट विद द क्या होगा, वर्टिकल क्या होगा, वॉल होगा। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि ये वाला जब मान लो यहाँ से पानी जाएगा तो वो मतलब जहां पर वॉल के ऊपर किसी ना किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ कि भाई कौन से मान लो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स डायरेक्शन में तो हमें डिस्टेंस पता ही है कि एक्चुअल में एक्स डायरेक्शन में वो पॉइंट कितनी दूर है ना, मान लो इस पॉइंट, ये अगर मान लो पॉइंट ये वाटर वॉल जो पानी गिरा है, तो पानी हमें थोड़ा ना पता है, यहाँ पर भी आ सकता है पानी, यहाँ पर भी आ सकता है पानी, नीचे भी जा सकता है ना, पानी नीचे भी जा सकता है, हमें नहीं पता कि भाई कितनी दूरी पर हो जाएगा। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हो P, x कोमा क्या होगा y, तो सिंपल सी बात है सर x मतलब एक्चुअल में ये P पॉइंट का मतलब क्या है, इसका यहाँ से डिस्टेंस वो तो हमें दिया है 1 बटा क्या दिया है 2 दिया है, अब y की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट का मतलब कहाँ पे वॉल पे स्ट्राइक कर रही है, ये वाटर जेट के जो वाटर है वो कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो पॉइंट निकालना है कि कहां पे स्ट्राइक कर रहा है। तो सर P की वैल्यू 1/2 तो दी है, x डायरेक्शन में वो 1/2 दूर है पॉइंट है ना, मतलब ओरिजिन से कितनी दूर है, 1/2 दूर है। अब y पे चेक करना है कि भाई ये कौन सा डिस्टेंस होगा, मतलब वाटर बॉल जो यहां से स्ट्राइक करी है, यहां पे करेगी, यहां पर करेगी, नीचे करेगी, ये हमें नहीं पता, ये हम जब निकालेंगे y की वैल्यू वहां से पता चलेगा। तो सर फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ही क्वेश्चन है, कैसे पता चला, क्योंकि x और y की टर्म में बात हो रही है, एंगल आपको गिवन है, तो लगाओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है सर, y इज इक्वल टू x tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन r। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो निकालनी है सर, y निकालना है, x आपको दिए हाँ 1/2 दिए, tan थीटा, थीटा आपको दिए सर 45 डिग्री दिए, उसके बाद सर 1 माइनस x फिर 1/2 दिए, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है। तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज तो पता नहीं, पहले तो हम निकालते थे कि भाई इधर इधर को ऐड कर लेते थे, अब इधर को तो कोई डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो यहाँ पर रहे फिर हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालनी पड़ेगी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, अब फॉर्मूला तो है ही, तो फिर r की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है सर, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन j। तो सर r की वैल्यू क्या है, u क्या है सर, ये दिया है देखो u, इसका मतलब √10 का क्या हो गया स्क्वायर sin 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा कितना दिया 45 डिग्री दिया है, तो सिंपल सी बात है सर 2 इंटू कितना हो गया 45 बटा कितना हो गया j, तो j की वैल्यू मान लो आपको कितनी दी है 10 दी है, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो सर यहाँ से निकाल लेते हैं r क्या हो गया ना, इससे ये कटेगा 10 बचा 10 इंटू 45 गुना 90, तो sin 90 1 होता है 10, तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज तो 1 ही आई, तो इसका मतलब r की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी आई 1 आई, इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी आई 1, तो बस इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व तो कर ही सकते हैं यहाँ से है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 tan 45 1 होता है, तो 1/2 इसको 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, तो सर y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा सेम टू सेम, तो i 1 से आधा जाएगा तो कितना बचेगा सर, आधा ही बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 मीटर। तो ये बात आपको समझ आई होगी।
होगी एक्चुअल में जब मान लो इतनी वेलोसिटी से यहां से पानी निकलेगा, इस एंगल पर निकलेगा, वो किस पॉइंट पर है ना, मतलब जब डिस्टेंस x का डिस्टेंस मतलब वॉल से डिस्टेंस आप इतनी दूर लोगे तो वो किस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, x तो दिया है, ये होगा, y की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितना होगा 1 क्या होगा 4 होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट पर जहां पर स्ट्राइक किया तो यहां से ओरिजिन से ना, ओरिजिन से इसका x एक्सिस में डिस्टेंस कितना होगा 1/2 और y एक्सिस में कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 1 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को समझ आई, ये पहले टाइप का क्या था क्वेश्चन था। अब उसने क्या कहा, देखो उसके पहले आपने कहा कि भाई वो जो वाटर जेट है वो आधे मीटर दूर है, अब उसने दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि वो कितने मीटर दूर है, 2 मीटर क्या है दूर है। तो सर 2 मीटर दूर है, अब 2 मीटर के लिए y की वैल्यू निकालनी है कि भाई y 2 मीटर के लिए क्या होगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। इसका मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने 1/2, 1 क्या बने 4 बने, ये पहले पॉइंट के क्या बने कोऑर्डिनेट। अब ये वाला डिस्टेंस उसने क्या कहा है कि कितने दूर, मान लो पहले वाटर जेट यहां पर था, अब वाटर जेट कितनी दूर हो गया 2 मीटर दूर हो गया। तो फिर से y की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि भाई क्या बनता है सर, क्या होता है x tan थीटा 1 - x/r। तो सर y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अब 2 दे दी है, tan थीटा, थीटा कितना दिया सर फिर से 45 डिग्री दिया है, एंगल तो 45 डिग्री है, 1 - x 2 दिया है अपॉन r। हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम ही रहेगी, तो सर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंगल सेम है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या आएगा 2 आएगा। तो y = क्या हो गया 2 tan 45, तो 1 माइनस है ना 1, ये -2 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ से -1 आ गया, तो y = कितना आ गया -2 आ गया। तो सिंपल सी बात है। अब जब मान लो इसका मान लो जब ये वाटर जेट जो है ना, ये वाला जो वाटर जेट है जो मान लो वॉल से कितनी दूर है 2 मीटर दूर है, तो तब ये जो मान लो जो पानी गिरेगा, पहले तो पानी ऊपर की तरफ कितना चल रहा था 1/4 मीटर, ऊपर की तरफ 1/4 मीटर पर वो वाटर जेट गिरा था। अब ये वाटर जेट यहाँ पर नहीं गिरेगा, अब कहां पर गिरेगा 2 मीटर है ना, माइनस का मतलब क्या होता है 2 मीटर नीचे की तरफ गिरेगा, तो ओरिजिन से 2 मीटर नीचे की तरफ, इसका मतलब वाटर जेट कुछ ऐसे गिरेगा, जहां पर गिरेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सर x से कितना दूर है 2 है, y से कितना दूर होगा -2 क्या होगा दूर। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके ये आ गए। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन है तो पानी यहां पर गिरेगा, यहां पर गिरेगा। अगर ये क्वेश्चन था तो पानी मान लो पहला क्वेश्चन था तो पानी यहां पर गिरेगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/2, 1 क्या होंगे 4 होंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जहां से आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्या हुई होगी क्लैरिटी हुई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन ऑफ मान लो क्या है ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन है, मान लो जहां पे यूज होता है। अब मान लो क्या है कि भाई एक क्वेश्चन करते तो ऐसा ही है जिसमें x और मान लो y या कुछ गिवन हो, तो वहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि भाई लगती है या नहीं लगती। मान लो जरूरी नहीं है कि भाई हर एक जगह पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम करे। मैंने आपको पहले बताया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कब काम करेगी, जब आपको मान लो 3 में से 2 वैल्यू गिवन होगी, जैसे y x और मान लो क्या है y x और थीटा और मान लो u, मान लो इनमें से ना, ये मान लो या तो ये 3 गिवन हो या मान लो आपको क्या गिवन हो, मान लो u चलो छोड़ भी दो, इन तीनों में से 2 वैल्यू गिवन हो, तो फिर आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के काम करने के मान लो क्या है कि भाई मान लो काम करने का तरीका क्या है 90% मान लो 90% आपका मान लो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी उस क्वेश्चन में काम कर जाएगी। तो देखते हैं कि भाई किस क्वेश्चन में काम नहीं करते, मान लो उसमें भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे बट काम नहीं करेगी। अब देखते हैं कि भाई कैसे, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मान लो देखो काम करती है या नहीं करती। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और देखो कि भाई यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लग के क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता। चलो आपने कोशिश की होगी तो ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ो। फिर से क्या बोल रहे हैं कि भाई बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 40 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड इट क्रॉसेस द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट क्या होगा
मान लो क्या है 20.4 मीटर। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा है कि भाई एक मान लो क्या है कि भाई एक वेलोसिटी दी है, एक मान लो कोई क्या थ्रो की है, बॉडी थ्रो की है, प्रोजेक्टाइल थ्रो की है, मान लो एंगल हमें पता नहीं, जब इसे थ्रो किया है तो ये क्या कर रहा है, मान लो जब इस एंगल पे थ्रो किया है तो कुछ टाइम बाद, अब हमें नहीं पता, मान लो टाइम दिया है कि टाइम 2 सेकंड बाद ये एक मान लो क्या है वर्टिकल पोल है ना, एक वर्टिकल पोल है, उसे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो वर्टिकल पोल की हाइट दी है, हाँ वर्टिकल पोल की हाइट दी है 20.4 मीटर का वर्टिकल पोल है, उसे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल क्या होगा, रेंज होगा। तो आप देखो ध्यान से कि अब मेरे को y की है ना, ये कौन सी वैल्यू है सर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोमा क्या होता है y की वैल्यू तो दे दी 20.4, अब x की वैल्यू नहीं दी, अब एंगल भी गिवन नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल भी गिवन नहीं है और x की वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करेंगे, अभी आपने बताया कि भाई x, चलो भर के देखो दिमाग में सोच के देखो, अगर x भी गिवन नहीं है और थीटा भी गिवन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल कभी भी एक इक्वेशन से निकल सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 2 वेरिएबल तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं आप तभी बोल रहा था कि भाई 90% केस में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम करेगी जिसमें आपको मान लो 2 वैल्यू कम से कम गिवन हो। जैसे मान लो क्या क्या, एक आपको मान लो कि भाई जैसे मान लो x, y और थीटा में 2 वैल्यू गिवन हो, तो सर इसमें सिर्फ y गिवन है, ना तो थीटा गिवन है ना x गिवन है, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी काम नहीं करेगी। फिर यहाँ पे जब भी x और y का क्वेश्चन हो तो फिर यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे काम, क्योंकि x y का कोई सी और में रिलेशन है, तो आपका आंसर होगा सर और किसी और में कोई रिलेशन ही नहीं है x और y में, बस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ही x और y में रिलेशन है। तो अगर मान लो किसी और का कोई रिलेशन नहीं है तो फिर हम सिंपल किस पे जाएंगे, इक्वेशन ऑफ क्या जाएंगे, मोशन पे जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो सर इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो एक्चुअल में कौन सा डिस्टेंस आपको गिवन है, तो सर ऊपर वाला गिवन है, हेलो y एक्सिस वाला, तो y वाली इक्वेशन लगाते हैं डिस्टेंस वाली। तो डिस्टेंस तो 2 इक्वेशंस में होता है, फर्स्ट सेकंड में और थर्ड में, तो कौन सी लगाएं सर, दूसरी लगानी ज्यादा सूटेबल है क्योंकि टाइम भी क्या है गिवन है। तो लगाते हैं सर दूसरी इक्वेशन, sy इज इक्वल टू क्या होएगा, uy प्लस क्या होएगा हाफ ay इंटू क्या होएगा t स्क्वायर, ये इक्वेशन लगेगी। अब इसकी वैल्यूज लिखो, बट ये ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, sy का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना चला सर, इतना चला, ऊपर की तरफ चला, तो इसका मतलब 20.40 हो गया। uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो आपको पता ही है कि भाई हमेशा जब भी मान लो कोई एंगल बनाती है ना, ये प्रोजेक्टाइल एंगल बनाता है, इधर कंपोनेंट सर कौन सा होता है, u cos थीटा, इधर कौन होता है u sin थीटा, तो यही तो होता है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसका मतलब u sin थीटा होगा, साथ में क्या होएगा t प्लस हाफ ay का मतलब क्या है सर, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होता है सर, माइनस जी है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होती है, y में माइनस जी होती है, तो यहाँ पे क्या होएगा t स्क्वायर। तो आप वैल्यू भरो 20.4 u, इनिशियल वेलोसिटी दी आपको, हाँ दी है सर 40 दी है, साइन थीटा दी है, नहीं दिया तो इसका मतलब थीटा ही आएगा, टाइम दी है सर 2 प्लस हाफ, मतलब प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस बाहर आ गया तो सर माइनस हो गया, तो g की वैल्यू दी है तो नहीं दी, तो यहाँ पे 9.8 लो, अगर नहीं दी तो ठीक है 9.8 ले ले, साथ में t की वैल्यू गिवन है, तो t की वैल्यू गिवन है, 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब एक ही वेरिएबल बचा जिसका नाम है थीटा, जहां से एंगल निकल जाएगा, तो निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल इजीली, 20.4 हो गया, तो सर 20 40 दूना कितना हो गया 80 इंटू क्या हो गया साइन थीटा माइनस, इसको काट लो, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 गया तो इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 का दुगना कितना होता है ना 10 का दुगना कितना हो गया, 10 का दुगना 20 में से 0.4 गया, 20 में से 0.4 गया 19.6, तो इसका मतलब 19 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। तो सर इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, ये इधर प्लस माइनस क्या होते जाके प्लस का हो जाएगा, 20.4 प्लस 19 पॉइंट कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 80 साइन थीटा हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है ना, 4 में करेंगे 10, 19 और 39 और 1 40 हो गया, तो सिर्फ 40 80 इंटू कितना हो गया साइन थीटा, तो सर साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ये तो जाके डिवाइड होगा 40/80, तो इसका मतलब 1/2, तो सर साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब साइन कितने डिग्री होता है 30 डिग्री, ये इससे गया थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से मान लो देखो थीटा आपकी क्या निकली, वैल्यू निकली। बात आपको समझ आई होगी कि कैसे हम थीटा की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अगर ये क्लियर है उसके बाद आपको समझ आ गया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। अगर एक्स वाई में मान लो ये इक्वेशन ना लगे तो फिर सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से मान लो क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर थीटा निकल गया, अब कुछ भी निकाल सकते हो, अगर थीटा निकल गया तो कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो ध्यान से कि क्या गिवन है, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछी है। हॉरिजॉन्टल रेंज सर यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या होता है जी। तो r इज इक्वल टू क्या होगा u इनिशियल वेलोसिटी 40 इंटू 40 है ना, इसको 40 इंटू 40 sin 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री आया था, 30 डिग्री आया था ना। हाँ सर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है। तो सिंपल सी बात है सर r 160 हो गया। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 अपॉन कितना हो गया 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 80। तो सर r इज इक्वल टू कितना हो गया 80 √3 कितना हो गया 9.8, ठीक है। तो 9.8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। मान लो कैसे, मान लो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना। √3 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1.3737 होती है, या 73 लिख लो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ डिवाइड करना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखना कि भाई आंसर कितना आएगा। ये आपका क्या है आंसर है मीटर में, ठीक है। तो चलो आपको समझ आ गया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना होता है या कैसे इसको क्या करना होता है एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको समझाया कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे काम करती है और कहां पे काम नहीं करती। ये बातें आपको क्या आई होंगी, समझ आई होंगी। तो चलो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन हो गया। अब आप मान लो और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन और करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity u so that its horizontal range is thrice the greatest height attained. What is its horizontal range? ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज थ्राइस एज द ग्रेटेस्ट हाइट। तो सिंपल सी बात है सर r इज इक्वल टू h मान लो दिया है आपको, ये दिया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने उसमें आपको समझाया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो इसमें हमेशा एंगल किसके बराबर आता है, एंगल जहां पर n होता। तो मैंने k समझाया था r इज इक्वल टू n इंटू क्या होगा h होगा। तो जो n इंटू h होएगा इसका आंसर हमेशा क्या आता है, मैंने कहा था याद रखो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो वही टाइप का क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो r इज इक्वल टू ये होगा। तो आंसर क्या आता है tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती थी, आपकी वैल्यू आती थी 4 अपॉन क्या आती थी n आती थी। तो सिंपल सी बात है सर r n टाइम्स h हो तो tan थीटा 4 अपॉन n आता था, याद रखना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दी है 3 दी है। तो मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो चलो ये फॉर्मूला फिर से सोल्व करके बता देता हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो, बार बार क्यों लिखता रहे, हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो। फिर से मैं आपको मान लो समझा देता हूँ। 2 थीटा हो गया अपॉन है ना g हो गया। तो सर n इंटू h, h मतलब मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 2g। तो देखो ये इससे कट गया तो u स्क्वायर से u स्क्वायर गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। नीचे कुछ नहीं रहा तो यहाँ पे क्या आ गया n इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो देखो ये इससे कटा तो इसका मतलब 2 इंटू क्या हो गया cos थीटा, सॉरी इसके नीचे 2 भी बचा है तो इसका मतलब 2 बचा cos थीटा इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया। तो थीटे वाला इकट्ठा कर लो, अगर थीटा वाला इकट्ठा करेंगे देखो ये इधर आ गया, ये उधर चल गया, उधर चला गया। तो 2 2 जा 4, n नीचे डिवाइड हो गया 4 बाय क्या हो गया n। तो यहाँ पे cos थीटा इसके नीचे आ गया, sin थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है सर tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या हो गया n हो गया। तो देखो ध्यान से मैंने आपको कहा था कि याद रखो अगर यहाँ पे n है तो 4 अपॉन n बनेगा। तो अगर कोई भी वैल्यू होगी बस आपने ये याद रखना है, डिवाइड बाय क्या कर देना उतना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया 3 दिया है। अब ये क्वेश्चन आपने फॉर्मूला सीधा अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पर क्या होता है यूज होता है। आपका जेई या नीट में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सर सीधा ही लिख सकते हैं, अब मेरे को समझ आ गया इसको कैसे याद रखना है। तो इसका मतलब मेरे को पता लग गया कि भाई tan थीटा क्या होगा 4 तो आना ही आना है, n की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज पूछी है। तो रेंज क्या होती है सर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या हो गया g हो गया। तो पहले तो थीटा पता होना चाहिए। अब आपको थीटा यहां से
से समझ आ रहा है? तो समझ तो वैसे आ रहा है। तो सर ये कौन सी ट्रायंगल होती है? वही आपने समझाया 37 43 डिग्री वाली ट्रायंगल होती है। तो एक तो तरीका वो है, वहां से एंगल ले लो, एक तरीका क्या है, यहां से जो भी हो सकता है ना। ये कौन सी ट्रायंगल होती है सर? ये 53 वाली एक ट्रायंगल है ना। मान लो यहाँ पे अगर 53 हो तो इसके सामने कौन होता है? 4 होता है। यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे क्या होता है? मान लो 5 होता है। ये वो वाली ट्रायंगल भी है, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब 4/3 एंगल कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया। उसको ऐसे क्या कर दो, सोल्व कर दो। एक और तरीका मैं समझा रहा हूं, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मान लो दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि सर sin 2 थीटा चाहिए, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मान लो 53 लिखेंगे तो इधर दुगना करेंगे, वो तो 106 डिग्री हो जाएगा। तो 106 डिग्री थोड़ा ना हमें पता है, अगर नहीं पता तो सिंपल सी बात है सर, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। r इज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं, अपॉन क्या होगा? g होगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो कि भाई आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आपको tan थीटा पता हो तो यहां से sin थीटा और cos थीटा नहीं निकाला जा सकता। कैसे? मान लो जैसे मान लो मेरे को पता है ये क्या है सर? परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो यहां से मैं निकाल ही सकता हूं। मेरे को पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये एक्चुअल में पेयर बनते हैं ना। मान लो आपको पता होगा, मान लो कौन से पेयर होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के पेयर होते हैं। तो tan थीटा निकालना चाहे sin थीटा, sin थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां से निकाला जा सकता है। यहां पर परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस क्या होएगा? 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 4 16 हो गया, 9 हो गया। और h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। h इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया? 25। h इज इक्वल टू 5 आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज कितना आया? 5 आया। अगर cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर? 3 है, बटा कितना है? 5। तो आपने पेयर याद रखना है कि जब भी 3 4 हो तो उसके साथ हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? 5 होता है। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, अगर आप सीधा भरते तो आपके यहाँ पे 53 डिग्री भरते, मतलब त्रिभुजा भरते, तो यहाँ पे क्या होता है सर? 106 डिग्री। तो 106 डिग्री तो वैल्यू हमें पता नहीं। अगर मान लो आंसर आपको दिया हो, मान लो इसकी टर्म में दिया हो, तो एक्चुअल में मान लो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए मान लो आपको दोनों तरीके आने चाहिए ना। बाकी आपकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर साइन 106 डिग्री लिखा हो और सीधा ये आंसर लिखा हो तो आपका आंसर वो भी ठीक होगा ना। यहाँ से अगर मान लो सीधा आंसर आप निकालते, सीधा आंसर निकालते, एक आंसर यहाँ से ये बनता है यू स्क्वायर साइन, अगर ये 53 डिग्री है तो सर दुगना हो जाएगा, 106 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुजा का दुगना 106 डिग्री अपॉन जे। अब ये तो हमें पता नहीं, तो यहाँ तो आंसर आपको ऐसे दिया होगा, मतलब ऐसे दिया होगा, बट एक्चुअल में जैसा हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा मतलब क्या है? एंगल नहीं दिया। तो अगर ऐसे नहीं दिया, दूसरा तरीका क्या है? ऐसा भी सही है। अगर ऐसे आंसर दिया होगा वो भी सही है, बट आपका आंसर इस टर्म में दिया। इस बार आंसर जो दिया है वो इस टर्म में दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि भाई आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में आंसर कैसे दिया है। अगर ये दी है तो ये भी सही है। अब उसके बाद दूसरा आंसर क्या निकलता है वो देख लेते हैं कि भाई ऐसे जब क्वेश्चन को करेंगे तो फिर देखते हैं कि भाई आंसर क्या आएगा। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर थीटा तो आएगा ही नहीं, यहाँ से सीधा वैल्यू आ जाएगी। देखो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। इसके नीचे g है तो g को g रहने दो। तो सर इधर कितना? साइन थीटा कितना है? 4/5 हो गया। उसके बाद सर इसके बाद cos थीटा कितना है? 3 क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये बना। अब देखो ध्यान से कि भाई r की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 दूनी 8, 8 के 24 हो गया। 24 यू स्क्वायर बना, 5 5 25, 25 क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा तरीका है, दूसरे टाइप का क्या हो गया? मान लो रिजल्ट हो गया। अब आपकी ऑप्शन में डिपेंड करता है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज आपको कैसे दी है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे दी होगी तो ये भी आंसर सही है। एक्चुअल में कभी भी आपको एंगल की टर्म में वैल्यू नहीं दी होती, तो इसका मतलब साइन 106 डिग्री के टर्म में नहीं दी होगा, आंसर आपको ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो फिर वो देखना है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ भी कैसे डील करना है और कैसे उस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये बात भी आपको समझ आई होगी। अगर मान लो फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां से ये ट्रायंगल का समझ आ गया, ये भी हो सकता है कभी भी एंगल नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो फिर इसका मतलब इस क्वेश्चन को इस टाइप से क्या करना था? सॉल्व करना था। ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, दोनों तरीकों से हो सकता है, सही है। बट इस तरीके से करेंगे तो आंसर देखो इसमें थीटा नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो फिर यही एक्चुअल में आपको आंसर इस टर्म में दिया होगा। ठीक है, तो चलो बाकी आपकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि भाई ऑप्शन में आपको क्वेश्चन कैसे दिया है और कैसे नहीं दिया। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई क्या है क्वेश्चन लास्ट ला। तो चलो उसे क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो, ए बॉल ऑफ मास m is thrown
vertically up, another ball of mass 2m is thrown at an angle of theta, angle of theta है ना, angle of theta with vertical, both of them stay in air for equal time, ना, equal time. What is the ratio of maximum height? What is the ratio of maximum height attained by the ball? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और देखो ट्राई करके कि होता है या नहीं होता। चलो मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से क्या बोला है, कहता है बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप। मान लो क्या है, एक बॉल है, मान लो जिसको वर्टिकली अप थ्रो किया गया है, जिसका मास क्या है m है ना, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसका मास क्या है m है। अनदर बॉल ऑफ मास 2m, मान लो दूसरी बॉल है जिसका मास क्या दिया है 2m दिया है, मान लो एक और बॉल है जिसका मास 2m दिया है, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल के साथ थीटा। मान लो ये ऊपर की तरफ फेंकी है, ये इस तरफ फेंकी है ऐसे, तो एंगल वर्टिकल के साथ दिया है। तो सर मेरे को पता है कि जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, मान लो यहाँ ये रिजल्ट पढ़े हैं, ये किसके साथ एंगल लेते हैं, मान लो वर्टिकल के साथ थोड़ा ना लेते हैं, हम तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेते हैं। तो इसका मतलब इन इक्वेशन को अगर यूज करना हो इन टर्म्स ऑफ क्या होगा हॉरिजॉन्टल, तो कैसे कर सकते हैं, मेरे को पता है कि सर अगर मान लो अगर है ना यहाँ से अब ऐसे थ्रो किया तो ये वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो सिंपल सी बात है ऐसे जाएगा। तो सर अगर ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या है थीटा है, तो मेरे को पता है कि भाई टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना होता है 90। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास 200 रुपए हो, आपने 150 रुपया खर्च लिया तो कितना बचा, तो आपका आंसर होगा सर 50। मतलब क्या, टोटल में से जो खर्चा वो माइनस कर दो, टोटल एंगल कितना सर 90 डिग्री, 90 में से ये खर्च दिया, थीटा खत्म हो गया, तो इसका मतलब बचा कितना 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये मेरा एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। मैं थीटा नहीं लूंगा, मैं 90 माइनस थीटा लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई वर्टिकल के साथ एंगल थोड़ा होता है, मेरे रिजल्ट में हमेशा किसके साथ एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है एंगल होता है। तो यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले लिया। ये दो केस दिए हैं, इधर जो बॉल थ्रो की है उसका मास 2m है, वो इतने एंगल पे थ्रो की है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये इतने एंगल पे थ्रो की है, मान लो क्या ये। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई एक ये दिया है। आगे क्वेश्चन पढ़ो कि भाई क्या बोला है, थ्रोन एन एंगल वर्टिकल थीटा विद वर्टिकल, बोथ ऑफ देम स्टे इन एयर फॉर इक्वल टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या है सेम है, तो इसका मतलब t1 इज इक्वल टू क्या है t2 है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से पढ़ के देखो, बोथ ऑफ देम स्टे इन एयर फॉर इक्वल टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम क्या होगा हाइट होगा। तो सिंपल सी बात है सर, पूछ क्या रहा है h1 अपॉन h2 की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी रेशियो पूछ रहा है। तो सर पहले तो ये रिजल्ट दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो t1 का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट, तो सर ये तो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका हम ऐसे निकालेंगे, तो ऐसे भी तो निकाल ही सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो इसका मास 2m दिया है, तो सिंपल सी बात है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए, तो सर इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना 90 डिग्री है, तो फिर ये इक्वेशन लगा तो सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, ये वाली। दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन लगाते हैं, 2 into u1 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमें थोड़ा ना पता है इसकी, सेम तो नहीं बोला उन्होंने, इसकी u1 लिख देते हैं, इसकी क्या लिख देते हैं u2 लिख देते हैं। 2 into u1 sin, पहले के लिए सर ये मान लो t1 इसके लिए लिया, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ये 1 ले रहे हैं, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना 90 डिग्री, sin 90 डिग्री होगा, अपॉन क्या हो गया g हो गया। तो इसका मतलब t2 मतलब सर दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए क्या होगा 2 into u2 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, सेम नहीं बोली इसमें, तो sin क्या होगा सर दूसरा एंगल, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 90 माइनस क्या है थीटा है, तो इसको नीचे लिख देते हैं, sin 90 माइनस क्या होगा थीटा होगा, अपॉन कितना हो गया सर g ही इसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा वो बनाते हैं, ये इससे कटा सर 2 से 2 गया, तो इसका मतलब u1 sin 90 क्या होता है सर 1 होता है, तो इधर u1 ही बच गया, इधर क्या बचा सर u2, इसके बाद sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये मैंने बहुत बार बताया सर, sin 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 90 पे एंगल साइन जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है cos थीटा में, तो इसका मतलब u2
कॉस क्या होगा, थीटा होगा। तो u1 इज इक्वल टू u2 कॉस थीटा होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, यहां से रिलेशन बना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, u1 इज इक्वल टू u2 कॉस थीटा हो गया। ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका समझ आया होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। जरूरी नहीं है कि ये फ्री फॉल वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी, टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब एंगल होता है। तो आपने क्या कहा कि भाई ऊपर को जा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, 90 डिग्री। तो दोनों की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या की, यूज की। क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो बोथ ऑफ देम स्टे इन एयर फॉर इक्वल टाइम। तो एयर में जो स्टे करने का टाइम होता है सर, उसको ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। ये तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ाई थी कि टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां से निकली। अब उसके बाद क्या निकालना है, h1 अपॉन h2 निकालना है। तो सर h1 की वैल्यू निकलते हैं, मान लो हाइट 1, हाइट 1 मतलब पहले की हाइट कितनी हाइट पर गया होगा। तो सर ये फॉर्मूला देखो, h1 इसका मतलब u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा 1। तो उसका एंगल कितना है सर, दिया ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा, साइन 90 होगा। थीटा का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया ये। तो h2 की वैल्यू कितनी सर, u2 इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो साइन स्क्वायर इधर क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो लिख लो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज। h1 की वैल्यू लिखेंगे तो सर h1 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो सर ये तो पहला हो गया। h2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, u2 स्क्वायर साइन, अभी आपने लिखा सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मान लो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होता है सर, कोस थीटा। तो कोस थीटा की स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जाता है। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, h1 अपॉन h2 पूछा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। h1 अपॉन क्या हो गया, h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर, कोस स्क्वायर क्या हो गया, थीटा हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो सर पहले हमारे पास एक रिलेशन भी तो है, इसका मतलब वो रिलेशन ही तो इसमें यूज करेंगे तभी तो वो रिलेशन निकला, अदरवाइज वो रिलेशन यूज ही नहीं होना था। देखो u1 की वैल्यू कितनी निकली है, u2 cos थीटा। तो देखो u1 की जगह पर आप क्या भर सकते हो, u2 cos थीटा भर सकते हो। तो इसका मतलब h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू क्या हो गया, u1 की जगह पर u2 cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसकी जगह पर ये भरा। तो नीचे क्या है सर आपका u2 cos स्क्वायर थीटा ही है ना, u2 स्क्वायर, तो साथ में क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो सर h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे भी आपका क्या है, u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये इससे कटेगा, इसका मतलब 1 अपॉन 1, तो इसका मतलब h1 रेशो h2 कितना बना, 1 रेशो क्या बना, 1 बना। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आंसर था। ये आपका अगला क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जहां से आपको चीजें और क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी वर्टिकल के साथ एंगल दिया हो तो फिर आप फॉर्मूले भी याद रख सकते हो कि जब भी आप वर्टिकल के साथ एंगल दिया हो एक्चुअल में साइन थीटा की जगह पर, क्योंकि साइन थीटा, थीटा कहां से एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई चलो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया, मैं एक बात और समझा देता हूं, मतलब आप याद रख लो तो यहां सीधा आपको समझ आ गया कि भाई कैसे एंगल को कन्वर्ट करना होता है, वो भी आपको बात समझ आई होगी। नहीं तो आप फॉर्मूले ही लिख लो अगर आप फॉर्मूले याद करना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो, अगर देखो ध्यान से देखो कि भाई अगर मान लो जो मैंने प्रोजेक्टाइल के मान लो मोशन के ड्राइव किए हैं, जो थीटा से ड्राइव किए हैं, तो अगर आपको वर्टिकल के साथ एंगल दिया हो, मान लो इसके साथ एंगल दिया हो, तो ये अगर थीटा होगा, सिंपल सी बात है, ये अगर थीटा होगा तो टोटल एंगल कितना है सर, 90 है। तो सिंपल सी बात है सर, ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 में से ये थीटा हो गया, तो सर ये कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट लिखा लो। देखो t इज इक्वल टू 2u साइन वर्टिकल, अगर वर्टिकल के साथ एंगल दिया हो तो देखो वर्टिकल के साथ, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो वर्टिकल के साथ कितना बनना है, 90 माइनस थीटा। तो सर ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, अगर वर्टिकल के साथ दिया हो तो इसमें 90 माइनस थीटा भर देते हैं, तो इसमें 90 माइनस थीटा भर के देखो कि भाई क्या बनेगा, t इज इक्वल टू u। तो सर ये तो अभी आपने बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन g होगा। तो देखो सिंपल बात है कि भाई फॉर्मूले किस में चेंज हो जाएंगे, cos थीटा में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भरोगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cos थीटा ही होगा, है ना, cos थीटा होगा। भर के देख लो कि भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो सर 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यहाँ पे भर के देखो, यहाँ पे शायद सेम ही हो आपका, है ना, u स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि हमें पता है सर हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम ही होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर थीटा रखा है, अगर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो फिर आंसर तो सेम ही आएगा। आपने कराया तो है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही रहेगी। देखो u स्क्वायर साइन, यहाँ पे भरोगे 2 इंटू 90 माइनस थीटा भरोगे, तो सिंपल सी बात है सर, देखो ध्यान से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर क्या आएगा, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 180 माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो सर ये भी आपने बड़ी बार बताया कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा ही होता है, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा अपॉन जे, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज पर कोई भी असर नहीं होगा, चाहे वर्टिकल के साथ एंगल हो चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो एंगल हो। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ एंगल होगा तो सर पेयर होगा थीटा और 90 माइनस थीटा वाला, उस पर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर बस cos थीटा आएगा, तो इसका मतलब h की जगह पर भी फिर cos थीटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, नीचे क्या आएगा 2g आएगा, तो फिर h, तो सर मेरे को पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया 2g हो गया। तो याद रखना है, याद रख लो, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई आपको समझ है, तो आपको पता है कि आपका एंगल हमेशा किसके साथ होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जब भी वो वर्टिकल के साथ देगा तो 90 माइनस क्या कर देना है थीटा कर देना है, तो फिर वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ निकल गया। तो अगर फॉर्मूला याद रखना चाहते हो कि अगर वर्टिकल के साथ एंगल दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट और जो मान लो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज नहीं करेगी, और जो आपका क्या है मतलब मैक्सिमम हाइट है वो क्या कर जाएगी चेंज कर जाएगी, वहां पे साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका क्या था क्वेश्चन था, आपको समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।